हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक हैप केमिस्ट्री में। जैसे कि बच्चों आप लोग देख चुके थे इसके पहले वाले वीडियो में जो बिलियन चैप्टर था आपका क्लास 12th का, उसमें आपको बताया गया था कि बिलियन क्या होता है, मोलरता क्या है, मोललता क्या है, उसके फॉर्मूले थे, डेरिवेशन थे, पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। तो अब हम इस वीडियो में जो मोलरता या मोललता से आगे का थोड़ा बहुत था बचा हुआ, उसको हम देखने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि नॉर्मलता, फॉर्मलता या मोल प्रभाज होता क्या है। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, फर्स्ट टॉपिक जो हमारा यहाँ पर है वो है नॉर्मलता। भैया यहाँ पे बात की जाए नॉर्मलता की, अगर कि नॉर्मलता होती क्या है तो देखते हैं नॉर्मलता क्या है। सबसे पहले तो हम नॉर्मलता को देखेंगे कैसे कि नॉर्मलता n बराबर विलेय का तुल्यांक भार बटा विलयन का आयतन। जो आयतन लेना है वो किस में लेना है, यहाँ पर लीटर में, इन लीटर। ठीक है बच्चों, तो नॉर्मलता जो डिफिनीशन देना है आपको, परिभाषा देना है, तो कैसे बोलेंगे कि नॉर्मलता क्या है। जो बटे में हो इसको प्रति कहते हैं या एकांक यूनिट एक कहा जाता है। तो इसको हम कहेंगे कि प्रति लीटर आयतन में उपस्थित, प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय का तुल्यांक भार उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। जो इसका परिभाषा है सिंपल है कि प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय का तुल्यांक भार उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। अब समस्या एक फंस गई हमारी, क्या कि तुल्यांक भार क्या होता है या विलेय का तुल्यांक भार है क्या। तो देखते हैं यहां पर कि विलेय का तुल्यांक भार बराबर क्या होता है। भैया विलेय का जो तुल्यांक भार होता है वो विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांक होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, विलेय का, यहाँ पर विलेय का ग्राम तुल्यांक भार कर देना थोड़ा सा, ग्राम। ठीक है, तो विलेय का ग्राम तुल्यांक भार, इससे क्या होगा, ये परिभाषा आपका क्लियर दिख जाएगा। विलेय का ग्राम तुल्यांक भार बराबर, तो क्या बोलेंगे, विलेय का ग्राम वैल्यू बटा विलेय का तुल्यांक भार। तो क्या हो जाएगा आपका, विलेय का ग्राम बटा विलेय का तुल्यांक भार। देखो बच्चों, विलेय का मतलब इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके थे, आपको दे चुके थे कि विलेय का मतलब होता है बी और ग्राम का मतलब होता है डब्लू। अगर हम इसको सिंबल देना चाहें तो क्या देंगे सिंबल में इसका सिंबल क्या हो जाएगा कि ग्राम को कहेंगे हम डब्लू, ग्राम हो गया, विलेय को कहेंगे हम बी, तो डब्लू बी बटा तुल्यांक को कहा जाता है इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तुल्यांक भार को क्या कहेंगे हम, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट का हम शब्द लेते हैं ई, और किसका इक्विवेलेंट मास है, किसका तुल्यांक भार है, विलेय का है। विलेय को लिखते हैं हम बी से। तो क्या हो गया हमारा, विलेय का ग्राम तुल्यांक भार बराबर हमें मिल गया डब्ल्यू बी बटा ई बी। तो अब हम यहां कहते हैं कि तथा आयतन जो लीटर में लिया गया है इसको हम एमएल में लेने वाले हैं। तो क्या करेंगे, एमएल में लेने पर अगर हम आयतन को भी एमएल में ले लिए और हम इस पे उठा के रख दे फार्मूले पे, तो क्या मिलने वाला है हमारा, n बराबर विलेय का ग्राम तुल्यांक भार। इसको यहां से पूरा में लिख दिया जाए तो उसको क्या लिखेंगे हम,
ग्राम तुल्यांक भार। अब ठीक है। अब यहाँ पे n बराबर नॉर्मलता n बराबर क्या होगा, विलेय का ग्राम तुल्यांक भार, इसका मान तो मिल गया हमें WB बटा EB, तो हम यहाँ रख देते हैं WB बटा EB गुणे जो विलयन का आयतन है, आयतन को हम लिखते हैं V से, तो क्या हो जाएगा V इन, कह रहा है क्या, किस में लेना है, ml में। यहाँ पर देखो ml में, जो लीटर था वैल्यू उसको हम ml ले लिए, और जानते हो कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। अगर लीटर को ml बनाना है तो इसको 1000 से हम भाग देंगे बटे में, तो बटे का बटा ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1000। ये हमारा फार्मूला आता है किसका, नॉर्मलता का। तो नॉर्मलता की परिभाषा क्या थी, अभी देखे क्या, कि प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय का ग्राम तुल्यांक भार उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। और फार्मूला क्या मिला हमारा, n बराबर WB गुणे 1000 अपान EB इंटू V इन ml। ठीक है, हमारा फार्मूला ये कंप्लीट हो गया। तो आते हैं, अब देखते हैं क्या इसमें दिया गया है। नॉर्मलता, नॉर्मलता बराबर क्या है हमारा, n बराबर विलेय का ग्राम तुल्यांक भार बटा विलेय का आयतन। अतः विलेय का ग्राम तुल्यांक भार बराबर विलेय का, यहाँ पे ग्राम वैल्यू लिया गया है WB बटा विलेय का तुल्यांक भार लिया गया है EB। इसका आयतन हम लेने वाले हैं किसमें, ml में लेने वाले हैं। भैया अगर ml में ले लिया जाए तो यहाँ पर 1000 से हमें भाग देना पड़ेगा, तब फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, n बराबर WB गुणे 1000 बटा EB गुणे V इन ml। देखो यही फार्मूला भी हमें मिला था। बच्चों अगर परिभाषा की समस्या हो रही है तो आप लोग नोट्स में अपने लिख सकते हो, हम बोल दे रहे हैं। देखो यहाँ पे दिया क्या गया है कि प्रति लीटर आयतन में उपस्थित, क्या लिखना है, कि प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय का ग्राम तुल्यांक भार उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। आप रोक कर वीडियो को पीछे ले जाकर आप इसको परिभाषा को लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी सूत्र यहाँ पर डेरिवेशन आपको कर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पेज पे क्या है हमारा, भैया अब समस्या हमारा एक बन गया क्या, जैसे कि हम पहले देख चुके थे कि MB निकालना था हमें। MB का मतलब होता है अणुभार, इसको हम देख चुके थे। अणुभार क्या होता है, अणुभार जैसे दिया गया था आपका m ऑफ NaCl, तो इसका हम निकाल लिए थे। क्या निकाले थे कि Na का होता है 23 प्लस Cl का होता है 35.5, इसको टोटल अणुभार को हम ऐड कर लेते थे, जोड़ लेते थे। अगर जोड़ लिए तो कितना आता है हमारा 58.5, ये जो आया था इसका MB आया था। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, तुल्यांक भार। ठीक है, तो भैया तुल्यांक भार बराबर क्या होगा, तुल्यांक भार बराबर क्या होता है। अब ये इसका इस बात पर निर्भर करता है तुल्यांक भार कि आप किस चीज का निकाल रहे हैं तुल्यांक भार। एसिड का होगा तो अलग होगा, बेस का होगा तो अलग होगा, सॉल्ट का होगा तो अलग होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एटम है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, जिसका भी निकालोगे आप तुल्यांक भार, यहाँ पर आपको उसी फार्मूले पे यूज करना है। तो चलते हैं हम देखते हैं सबका कैसे निकालोगे तुल्यांक भार। आप लोग पेन कापी लेके बैठे। देखो पहला हम निकालेंगे परमाणु का तुल्यांक भार। देखो भैया परमाणु का जो तुल्यांक भार निकाला जाएगा, इसको देखो तुल्यांक भार को हम क्या कहते हैं E, और परमाणु को कहा जाता है एटम, तो इसको क्या लिखेंगे E ऑफ एटम। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे E ऑफ एटम। तो हम कहेंगे इसका कि परमाणु का तुल्यांक भार। भैया परमाणु का तुल्यांक भार बराबर होता है इसका हम लिखेंगे अणुभार, अणुभार बटा इसका लिखेंगे हम संयोजकता, संयोजकता। ठीक है, मतलब क्या है, अणुभार को कहेंगे m बटा संयोजकता को कहते हैं वैलेंसी। ठीक है, तो m बाई वैलेंसी। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम थोड़ा सा। जैसे आपसे पूछा गया परमाणु में, भैया जो E है आप किसका निकालोगे, सोडियम का। बताओ सोडियम का तुल्यांक भार आपको निकालना है, तो क्या करोगे आप, इस सोडियम का अणुभार पहले चेक करो। इसका अणुभार कितना होता है सोडियम का 1123, ये जो 23 है यही इसका अणुभार है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 23 लिखोगे अणुभार पे। ठीक है, बटा संयोजकता,
संयोजकता का मतलब होता है कि इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं या इस परमाणु का संयोग किसी दूसरे परमाणु के साथ कितना होता है। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका है संयोजकता निकालने का, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर लो। तो कैसे करोगे, आप बाउ पे करो या तो बोरबरी पे कर लो। तो बोरबरी पे क्या होता है 2 8 1। ठीक है, और बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा, 1 है। जो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है यही इसका क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा। संयोजकता कितना हो गया 1, तो इसको 1 से हम डिवाइड कर देंगे, कटेगा तो कितना आएगा 23 आएगा। तो हमारा सोडियम का तुल्यांक भार कितना मिल गया है, 23 मिल गया है। ऐसे हम देखते हैं किसी और का, जैसे दिया है कैल्शियम का। भैया कैल्शियम जो होता है आपका, इसका होता है 20 और 40, इसका अणुभार 40 आ गया। अब हम चेक करेंगे इसका अणुभार का बैलेंसी। अब बैलेंसी कैसे चेक करोगे, भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो 20 का, ये जो यहाँ पे बेस पे दिया गया परमाणु क्रमांक ना, इसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो 20 का करोगे तो क्या मिलने वाला है 2 8 8 2। देखो बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन गया है 2, क्योंकि ये बोरबरी का सिद्धांत था, आप लोग इससे पहले भी छोटी क्लासों में पढ़ के आए हो। ठीक है तो यहाँ पे समस्या की बात कोई नहीं है। तो देखो जो इसके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है वही इसका क्या हो गया है, बैलेंसी हो गया है। तो इसका एटॉमिक मास रखेंगे कितना 40 बटा संयोजकता कितना मिला 20 और 2 से अब डिवाइड करो कितना आएगा 20 आ गया। तो कैल्शियम, यहाँ कैल्शियम का तुल्यांक भार कितना मिल गया हमारा 20 मिल गया। ऐसे ही हम अगर चेक करना चाहें किसका, मैग्नीशियम का, मान लो भैया मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, इसका होता है 24। ठीक है, आप चेक कर लेना। और इसका अगर बैलेंसी चेक करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, इसको काटोगे कितना आएगा आंसर 12 आएगा। तो किसी भी परमाणु का अगर तुल्यांक भार निकालना हो तो आप क्या करेंगे, उस परमाणु का परमाणु भार जो आएगा, जो भी आप यहाँ रखेंगे ऊपर, और नीचे बटे में क्या करेंगे, इसका जो बैलेंसी आएगा उसको रख देंगे, काट देंगे, आंसर आ जाएगा, उसका तुल्यांक भार निकल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप लोग क्या करेंगे वीडियो रोक कर इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं। सेकंड है हमारा, अगर कोई अम्ल हो तो अम्ल का तुल्यांक भार, या अम्ल का तुल्यांक भार कैसे लिखेंगे हम, तुल्यांक भार को लिखेंगे ई, और अम्ल को कहते हैं एसिड, क्या लिखेंगे ई ऑफ एसिड, मतलब एसिड का तुल्यांक भार। तो अब यहाँ पर इसका निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो मॉलिक्यूलर मास आपको बहुत जरूरी है। सभी बच्चों से हमने पहले भी कहा था, फर्स्ट लेक्चर में भी सेकंड लेक्चर में भी कहा कि जितने भी परमाणु हैं उनका मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद एटॉमिक नंबर, संयोजकता, ऑक्सीकरण संख्या, थोड़ा सा ये आप पढ़ के रखेंगे। ठीक है, अगर इसमें समस्या हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दिया जाएगा। चलते हैं देखते हैं। एसिड का अगर तुल्यांक भार निकालना हो तो क्या किया जाएगा, इस एसिड का मॉलिक्यूलर मास रखेंगे, मतलब अणुभार, अणुभार रखेंगे, बटा इस एसिड का जो भी क्षारकता आएगा, बेसिसिटी आएगा, उसको रखने वाले हैं। क्या रखेंगे हम, बेसिसिटी। ठीक है, इसको कहते हैं हम क्षारकता। अणुभार तो निकाल लोगे, समस्या ना है। अब क्षारकता की समस्या फिर से फंस गई, ये क्षारकता क्या होता है, जैसे सपोज करो हमने कहा कि ई ऑफ HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तुल्यांक भार निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम अणुभार निकालेंगे पहले। क्लोरीन का होता है 35.5 और हाइड्रोजन का होता है 1, 35.5 और 1 कितना हो गया 36.5 बटा। अब चेक कर लेना कि हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, इसमें हाइड्रोजन 1 दिख रहा है, तो इसको 1 से डिवाइड कर देना, जो भी आंसर आएगा 36.5, ये आ गया इसका तुल्यांक भार। सेकंड देखते हैं, जैसे लिखा है ई ऑफ H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांक भार निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे टोटल का मॉलिक्यूलर मास, अणुभार कितना आता है इसका 98 आएगा, 32 64 के बाद 2 4 2 6 2 8 3 9 98। ठीक है, इसका आता है कितना 98। भैया 98 बटा, अब तो दिख रहा है ना कितना इसका होगा बेसिसिटी, जितने हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन कितना दिख रहा है 2 हाइड्रोजन है,
भैया अगर 2 हाइड्रोजन है तो इसका मतलब है यहाँ पर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 49। ठीक है, इसका तुल्यांक बाहर निकल गया। अब ऐसे कहा गया कि ई ऑफ HNO3 का बताओ आप, तो HNO3 का आप निकालेंगे मालिक्यूलर मास, ऊपर मालिक्यूलर मास रखेंगे बटा इसमें कितने H दिख रहे हैं, 1 H है, तो इसको हम 1 से डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। और जैसे दिया है H3PO4, देखो एसिड क्या होते हैं, जिनके सामने H लगे हों वो एसिड होते हैं। देखो H सब में लगे हैं, इसका मतलब हम एसिड का, अम्ल का ही निकाल रहे हैं तुल्यांक। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ लिखेंगे इसका मालिक्यूलर मास बटा, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन की संख्या कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है ना, तो क्या हो जाएगा 3 से इसको डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। और एक देखते हैं, जैसे लिखा है H3PO3, देखो ये हमारा H3PO4 है और ये H3PO3। अब यहाँ पर इसका तुल्यांक भार कैसे निकालेंगे भैया, इसका भी मालिक्यूलर मास लिखेंगे बटा, अब यहाँ पर देखो कि हाइड्रोजन संख्या कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, लेकिन 3 नहीं होगा, इसका जो बेसिसिटी आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा, इसको 2 से काटने के बाद आंसर आएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि ये कैसे हुआ, देखो इसमें हुआ क्या था कि केवल वही जो H हाइड्रोजन के साथ संपर्क में हो, मतलब क्या है कि ऐसा H हमें काउंटिंग करना है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो, क्योंकि OH जो हो वो क्षार होता है, O के साथ लगा हुआ H जो होगा वही डोनेट किया जाएगा, तो उसी की काउंटिंग यहाँ पर की जाती है। तो भैया यहाँ पर जितने H थे सब O के साथ लगे हुए थे, लेकिन अगर इन दोनों की हम तुलना कर रहे हैं तो इसको देखते हैं क्या संरचना में है, संरचना से क्लियर समझ में आ जाएगा। हम पहले इसकी बात कर रहे हैं, क्या था कि फास्फोरस है और फास्फोरस के साथ कितने 4 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन है, तो 4 ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर भी ऑक्सीजन। देखो बैलेंसी फास्फोरस की कंप्लीट है, ऑक्सीजन 4 थे, चारों लग गए हैं, 3 हाइड्रोजन है हमारे पास, ऑक्सीजन की इसकी बैलेंसी कंप्लीट है, इसकी नहीं है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ। अब देखो OH 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 हमारे पास कितने OH मिल गए, 3 OH। अब 3 OH का मतलब है कि जितने OH है वही वाला H हमें दान करना है, तो यहाँ पे इसलिए हम कितने से डिवाइड किए हैं, 3 से डिवाइड किए हैं। लेकिन अब बात करते हैं हम सेकंड वाले की, भैया यहाँ पर क्या लिखा है H3PO3, तो फास्फोरस है, फास्फोरस के साथ अब की बार कितने हैं, 3 ही हैं टोटल। एक तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा ही, सेकंड O जुड़ गया, फिर थर्ड O जुड़ गया, लेकिन फास्फोरस की एक बैलेंसी भी खाली है। अब क्या करना है, हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए। अब चेक कर लो, इसमें क्या थे, जितने H थे सब ऑक्सीजन से लगे थे, लेकिन यहाँ पर जो है केवल 2 H ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से लगे हैं, केवल यही H डोनेट होंगे, ये वाला H कभी नहीं होगा डोनेट, क्योंकि ये क्षार के साथ नहीं है, तो इसलिए इसका कितना काउंटिंग करें हम, 2 किए हैं। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, एसिड का हो चुका है। अब ऐसे ही हम देखते हैं कि जो क्षार है, तो क्षार में क्या आता है आपका, तीसरा क्षार का तुल्यांक भार, यह क्षार का जो तुल्यांक भार होता है उसको लिखते हैं हम ई ऑफ बेस। ठीक है, ई ऑफ बेस, ई ऑफ बेस बराबर क्या माना जाता है, ई ऑफ बेस बराबर आपका हो जाएगा इसका मालिक्यूलर मास। देखो मालिक्यूलर मास हर जगह आ रहा है, इसलिए हमने कहा था कि मालिक्यूलर मास आप याद करके रखेंगे, तो मालिक्यूलर मास बटा क्या हो जाएगा, एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी को क्या कहते हैं हम, अम्लीयता, इसको लिखेंगे हम अम्लीयता, या इसको अम्लकता भी कहते हैं, अम्लकता। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम ले लें कुछ, बेस कौन होता है, जिसके पीछे OH लगे हों, तो यहाँ पर जैसे हमारे पास दे दिया गया ई ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर काउंटिंग करना आप OH की संख्या, जैसे वहां पर H किए थे, यहाँ पर टोटल OH की करना है। ठीक है, अब ऐसे इसका हम निकालेंगे मालिक्यूलर मास, जितना भी है मान लो कि 40 आ गया,
अब OH की संख्या कितना है, केवल एक ही है, तो इसको भैया हम एक से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ गया हमारा, 40 आ गया। ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं किसका, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका एक प्रकार का क्या है, बेस ही है। ठीक है, अब इसका भी मालिक्यूलर मास रखेंगे बटा OH की संख्या यहाँ कितना दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। अगर OH 2 है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे दिया है कि OH का होल थ्राइस, अब इसमें चेक करो, इसका मालिक्यूलर मास रखना है आप लोग, जो हम यहाँ पे छोड़े हैं मालिक्यूलर मास, आप लोग काउंटिंग करके निकाल लेना। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं, तो यहाँ पर कितने से डिवाइड करेंगे हम, 3 से डिवाइड कर दिए, आंसर आ जाएगा। तो बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों के कि कैसे हम तुल्यांक भार निकालेंगे, अम्ल का, क्षार का, या तो सॉल्ट का। ठीक है, अब चलते हैं सॉल्ट की तरफ। ये चौथा है हमारा कि किसी लवण का तुल्यांक भार, तुल्यांक भार तो कैसे लिखेंगे हम, ई ऑफ सॉल्ट, ई ऑफ सॉल्ट बराबर क्या हो जाएगा, सॉल्ट का मालिक्यूलर मास रखेंगे बटा इसके पॉजिटिव आयनों के संख्या। ठीक है ना, जितने पॉजिटिव आयन वाले परमाणु होंगे उनकी संख्या, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं पॉजिटिव आयन की संख्या या नंबर्स ऑफ आयन। ठीक है, कर सकते हो। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं कि हमारे पास है ई ऑफ NaCl, ये हमारा सॉल्ट है, तो इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका मालिक्यूलर मास रख लो आप, मालिक्यूलर मास बटा, देखो Na जो है ये टूट जाता है Na प्लस में, और Cl किस में टूट जाता है, माइनस में। अब यहाँ पर देखो प्लस वाले की संख्या कितनी है, केवल एक है, तो इसको कितने से डिवाइड करेंगे हम, एक से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। जैसे लिखा है ई ऑफ KCl, पोटेशियम क्लोराइड, तो क्या करेंगे, या इसका मालिक्यूलर मास रखेंगे M, ये भी टूट जाता है किसमें, K प्लस में और Cl माइनस में। अब यहाँ पर भी देखो कितना है, प्लस का 1 है, तो यहाँ पर भी 1 से डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से तुल्यांक भार हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जो भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट पेज पे, क्या है हमारा, देखो अगला है हमारा मोल प्रभाज। ठीक है, अब भैया मोल प्रभाज यहाँ पर लिखा हुआ है द्विअंगी विलयन हो तो, देखो हमारे पास सॉल्यूशन जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुसंगी। अब यहाँ पर द्विअंगी का मतलब क्या होता है, ऐसा विलयन जिनमें केवल 2 ही घटक उपस्थित हों। जैसे इसके पहले आपको बताए थे कि हमारे पास शरबत जो है, शरबत, इसमें 2 घटक पाए जाते हैं, कौन कौन, एक तो होता है हमारा पानी, और प्लस में क्या होता है, चीनी होती है। भैया देखो जो शरबत बना हुआ है ये है हमारा क्या, विलयन, विलयन है, और पानी हमारा घटक फर्स्ट है, ए मान लेते हैं, और चीनी हमारा क्या है, घटक बी है। देखो इस विलयन को बनने के लिए कितने भाग मिले हैं, 2 भाग मिले हैं, एक तो हमारा पानी मिला है और दूसरा का है, चीनी मिला है। इसको हम क्या कहेंगे, द्विअंगी विलयन। अगर इसी में हम क्या करते हैं, प्लस ऐड कर देते हैं नमक, भैया नमक भी हमारा सी हो गया कि नहीं हो गया, 3 हो गए, तब इसको क्या कहेंगे हम, त्रिअंगी। अगर इसी में कुछ और डाल दिया प्लस करके तो चतुसंगी। तो कहने का मतलब यह है कि विलयन में जितने घटक उपस्थित होते हैं उसको हम अंगी कहते हैं। अब द्विअंगी का मतलब होता है जिनमें 2 घटक उपस्थित हों, त्रिअंगी का मतलब जिनमें 3 घटक उपस्थित होते हैं। तो अब यहाँ पे हम द्विअंगी की बात कर रहे हैं, द्विअंगी होता क्या है हमारा, चलिए देखते हैं। भैया द्विअंगी विलयन में हमारे पास 2 कंपोनेंट है, एक तो ए है दूसरा बी है, इन्हीं दोनों का हम मोल फ्रैक्शन ज्ञात करने वाले हैं। तो भैया ए के लिए क्या बात करेंगे, अगर किसी घटक का हमें मोल प्रभाज ज्ञात करना हो, किसी भी घटक का मोल प्रभाज ज्ञात करना हो तो उसके मोल की संख्या रखेंगे बटे में विलयन में जितने भी घटक होंगे टोटल का हम मोल प्रभाज रखने वाले हैं। ठीक है,
देखिए बच्चों, अभी क्या बात हुई थी, एक मिनट। हाँ आवाज आ रही है बच्चों? देखो क्या है, हमने कहा कि द्विअंगी विलयन की बात करने वाले हैं हम। भैया द्विअंगी विलयन में हमारा क्या है, घटक ए है और बी है। अगर किसी भी घटक का हमें क्या निकालना है, मोल प्रभाज, तो हम बात कर लें ए घटक की, तो क्या बोलेंगे कि किसी घटक का मोल प्रभाज अगर निकालना हो तो जैसे यक्स ए, और मोल प्रभाज को ध्यान देना कि मोल प्रभाज को प्रदर्शित किया जाता है यक्स के द्वारा। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है यक्स ए, भैया यक्स ए का मतलब क्या है, ए का मोल प्रभाज। ऐसे लिखा हो एक्स बी तो क्या बोलेंगे, बी का मोल प्रभाज। ऐसे लिखा हो एक्स सी का मतलब सी का मोल प्रभाज। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि घटक ए का मोल प्रभाज क्या होगा। तो घटक ए का मोल प्रभाज बराबर होता है घटक ए के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या। अब घटक यहां पर दो ही थे हमारे पास, ए था और बी था, तो ए के मोल की संख्या और बी के मोल की संख्या हम रख दिए उठा के। देखिए हुआ क्या था, जैसे द्विअंगी विलयन है हमारा, द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन में हमने कहा कि हमारे पास ए है प्लस बी है। भैया हमें घटक ए का मोल प्रभाज निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे कि घटक ए का मोल प्रभाज। घटक ए का मोल प्रभाज कैसे दिखाएंगे हम, यक्स ए द्वारा, बराबर क्या होगा, जिस घटक का मोल प्रभाज निकालना है उस घटक के मोल की संख्या ऊपर रख लेना, क्या हो जाएगा एन ए, क्योंकि ए का निकाल रहे थे एन ए हो गया, तथा बटे में क्या होगा, जितने घटक उपस्थित है टोटल के मोल। हमारे पास द्विअंगी है तो दो घटक है, तो एन ए है हमारा प्लस क्या है एन बी है। अब परिभाषा में क्या बोलोगे आप, कहना है कि किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात होता है। ठीक है, एक बार बोल के देखो क्या है, किसी घटक का मोल प्रभाज, जिसका भी निकालना हो आपको, किसी घटक का मोल प्रभाज उसके मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा मोल, मोल प्रभाज कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर हम घटक बी के लिए बात करने वाले हैं, पहला था, दूसरा घटक बी का मोल प्रभाज। यह घटक बी का मोल प्रभाज क्या लिखेंगे, एक्स बी बराबर, तो घटक बी में अब ऊपर जहां पे एन ए हम रखे थे वहीं पर क्या रख देंगे, एन बी रख देंगे, क्योंकि हमें बी का निकालना है। तो हम यहां लिखेंगे एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एन ए एन बी तो समस्या नहीं है, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो हम आपको बता चुके हैं भैया एन ए बराबर क्या होता है, डब्ल्यू ए अपान एम ए हो जाएगा। ऐसे ही एन बी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपान एम बी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों फार्मूले आपको हम बताए हैं। ठीक है, कि मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटा अणुभार, तो इसको निकाल के कैलकुलेट करके यहाँ रखोगे तो उसका मोल प्रभाज आ जाएगा। इस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका न्यूमेरिकल्स मिल जाएगा। देखो अब पीछे आते हैं, क्या दिया गया था हमारा, देखो यहाँ पर दिया है कि किसी घटक का जो मोल प्रभाज है, जैसे ए का पूछा है, तो घटक ए का मोल प्रभाज बराबर एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। जो परिभाषा बोलनी है आपको यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। वैसे ही घटक बी का है मोल प्रभाज, तो अब इसको हम सिंपल में कैसे लिखेंगे, ये रहा यक्स ए बराबर एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। ऐसे ही बी के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बी बराबर एन बी बटा एन ए प्लस एन बी। तो परिभाषा में क्या बोलेंगे भैया आप लोग, परिभाषा में ये बोलना है आपको कि घटक का, किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोल की संख्या बटा विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, क्या था हमारा, अगला है हमारा फार्मलता। ठीक है, जो तीसरा है हमारा वो क्या है, फार्मलता। और फार्मलता को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, एफ द्वारा। देखो फार्मलता और मोलरता सेम चीजें हैं, फार्मलता और कौन, मोलरता।
बस समस्या क्या होती है कि फार्मूला मास के लिए होता है और मोलरता जो होता है अणुसूत्र के लिए होता है या अणुद्रव्यमान के लिए होता है। ठीक है, ये अणुसूत्र के लिए होता है, ये अणुभार के लिए होता है, दोनों थोड़ा सा अलग है। और हालांकि लास्ट में देखो फार्मूला आया क्या है, जो मोलरता का आया था। मोलरता का फार्मूला क्या था, यम बराबर डब्ल्यू बी गुड़े 1000 बटा एम बी गुड़े वी इन एम एल। इसके पहले वाले वीडियो में आप देख चुके थे कि मोलरता का फार्मूला यही होता है, और यहाँ पर भी चक्रों सेम फार्मूला वही है। बस अंतर क्या है जानते हो, जो मालिक्यूलर मास यहाँ रखे हो वही मालिक्यूलर मास यहाँ पर भी है, लेकिन समस्या बस थोड़ा सा हुआ है। यहाँ पर यह हुआ है भैया, जैसे मोलरता निकालते हो, जब मोलरता ये किसके लिए बात करता है, किसी अणु के लिए। ठीक है, जो फार्मलता है आपका, फार्मलता है ये बात करता है किसी आयन के लिए। ठीक है, अब जैसे अणु में हम लेते हैं किसका, मान लो सपोज करो कि हमारे पास चीनी है, उसके बाद या ग्लूकोज है, ऐसा कुछ अणु हो जिनको पानी में डालने के बाद वो अपने मूल आयनों में विभक्त नहीं होते, मतलब आयनिक नहीं होते हैं। जैसे हमारे पास है C12 H22O11, ये है हमारा क्या, शुगर है। अगर इसमें हम क्या डाल देते हैं, पानी मिला देते हैं। भैया पानी मिलाने के बाद ये दो छोटे अणुओं में टूट जाता है, लेकिन आयन में नहीं टूटता है। अणु में किस में टूटेगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है, इसको कहा जाता है ग्लूकोज, और ये क्या है हमारा, फ्रक्टोज। देखो ये जो टूटे हैं हमारे अलग अलग से, ये क्या है, हमारे अणु हैं। ठीक है, ये अभी सूत्र में टूटबे नहीं करेंगे, मतलब आयन में टूटने वाले नहीं हैं। तो जो आयन में नहीं टूटते हैं जली विलयन में, कभी भी उनका फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, उनका फार्मूला कभी भी नहीं होगा। लेकिन जो आयनिक अवस्था में टूट जाते हैं, जैसे आयन के लिए क्या बात कर रहे हैं, NaCl। भैया NaCl क्या है, पानी में डालते हो H2O में, ये टूट जाता है हमारा Na प्लस में और प्लस Cl माइनस में। जब भी आप कैलकुलेट करोगे, जैसे इसका निकालते हो, जो भी आता है शायद 180 आता है लगभग में, चेक कर लेना। जो इसका निकाले हो, ये इसका नाम देंगे हम क्या, मालिक्यूलर मास, अणुभार। और NaCl का आप निकाले थे कितना, 58.5। ये आप कह रहे हो कि फार्मूला मास है, लेकिन असल में वास्तविकता में है क्या, इसका अणुभारी तो है, क्योंकि सोडियम का कितना लिए थे, 23, अणुभारी तो ले रहे हो। और क्लोरीन का कितना लेते हो आप, 35.5। ठीक है, अगर दोनों ऐड करोगे तो कितना आएगा हमारा, 58.5। तो एक प्रकार से ये हमारा क्या है, अणुभारी है। तो जब भी आपको फार्मलता से सवाल ये पूछी जाए, तो भैया सब कुछ करना सीधा मोलरता पे रख देना, और मोलरता से संबंधित सब कुछ आप फार्मूला हर चीज लगा देना। ठीक है, तो आपके सवाल कंप्लीट हो जाएंगी। देखते हैं इसमें है क्या। ये ब्लॉक हो चुका है क्या, देखो यहां पर क्या दिया गया है कि अगर हम फार्मलता की परिभाषा बोलेंगे तो कहां से स्टार्ट करेंगे। देखो सेम वही करना है जो हम इसके पहले किए थे, कि प्रति लीटर, क्योंकि बटे में है तो प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान। देखो यहां लिखा हुआ है सूत्र द्रव्यमान, मतलब फार्मूला मास किसका रखना है, विलेय का। अब यहाँ पे अगर विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान आप निकालते हो, तो विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान बराबर होता क्या है, विलेय का ग्राम मतलब कि WB हर जो होगा बटा विलेय का सूत्र द्रव्यमान। सूत्र द्रव्यमान का मतलब यही है कि मालिक्यूलर मास ही होता है, फार्मूला मास मतलब मालिक्यूलर मास। तो मिलने वाला क्या है हमारा, जो मोलरता में मिला था भैया, तथा आयतन को किस में लेते हैं हम, ml में ले लिए, तो अब उठा के यहाँ रख दिए। तो यह बराबर क्या मिला हमारा, WB गुड़े 1000 बटा MB गुड़े V इन ml। तो क्या इसमें कोई समस्या आ रही है, आप लोग बताइएगा। हालांकि हमें तो नहीं लग रहा है कि समस्या है, एकदम सिंपल सी है बात है। फार्मूला क्या है हमारा, उसके बाद किस प्रकार से अणुभार निकालते हैं, या सूत्र द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जो है
वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। जो भी समस्याएं आती है आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे यही कि आपकी जो भी समस्या हो, जो भी डाउट हो, पूरा क्लियर किया जाए। और जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं उसके लिए आप नाम लिख के भेजें, ठीक है भैया। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा, ये लेक्चर जो आया आज का। और नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है अगला, उसमें आपका मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल प्रभाज, इनसे संबंधित जो भी सवालें हैं पूरा कराई जाएंगी। तो आप लोग अगले वीडियो के लिए तैयार रहना। और जो आपके बोर्ड परीक्षा से संबंधित सवालें हैं उसका प्रिपरेशन कराया जाएगा। और कुछ समय के बाद लगभग में बोर्ड के दौरान आपका जितना भी प्रीवियस ईयर का पेपर, अनसाल पेपर है, उसको सॉल्व कराया जाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहना, ठीक है। तो बच्चों ठीक है, फिर यहीं पर समाप्त करते हैं अपना वीडियो। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।